हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम के लिए। और ये हम एरोमेटिसिटी भी इसको इन्वॉल्व करेंगे, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि ये तीनों इसी के अंडर लाई करती हैं। तो 2005 से लेकर लेटेस्ट ईयर तक के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2005 आईआईटी जैम का क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 4 आपको कंपाउंड्स दिए हैं जिसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन्स इंडिकेटेड है। कौन से हाइड्रोजन्स की वो बात कर रहा है, तो हमें इसका एसिडिटी बताना है। पहला क्वेश्चन ही एसिड बेस से है आपका। तो फर्स्ट अगर हम इन सारे कंपाउंड्स को ओपन करके लिखें तो देखो एसिड के लिए क्या होता है। एसिड की जो एसिडिटी होती है, जैसे कोई भी एसिड है तो मान लीजिए उसमें HA है, वो अपना H+ लॉस करता है और रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनाता है A-। जो भी एनायन बनता है उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस रहा होगा। तो जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, it is directly proportional to stability of this conjugate base। अगर हम CB से conjugate base को रिप्रेजेंट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base के बराबर। तो इसी बेसिस पे ही हमें चेक करना है। हम सारे के सारे 1 2 3 4 कंपाउंड्स के conjugate base बना लेते हैं। हर जगह जो भी प्रोटॉन इंडिकेटेड है उससे एक एक प्रोटॉन घटा दें, अगर उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लें। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही बेहतर एसिड की तरह काम कर रहा होगा। तो ये रहा CH2 और यहां से हम प्रोटॉन निकाल देंगे तो CH2- कीटोन वाला ग्रुप बनेगा इसमें। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसमें ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है जिसमें ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये CH2 वाला ये प्रोटॉन जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3। ये दूसरा कंपाउंड हो गया। सिमिलरली अब थर्ड कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम सेकंड वाले की तरह ही है। जस्ट यहाँ पर OR ग्रुप लगाया हुआ है, यहाँ CH3 की जगह हमें देखना है OCH3, एस्टर ग्रुप बनेगा और यहाँ पे CH और इसमें माइनस और इसी तरीके से डबल बॉन्ड O और OCH3। ये बना लिया हमने थर्ड वाला। और फिर उसके बाद जो गिवन है ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है फोर्थ वाला, जिसमें यही बीच में जो CH2 है, CH- करो। एक साइड जो विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है वो NO2 है, जिसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ लगाया हुआ है कीटो ग्रुप, दूसरी तरफ लगाया हुआ है कीटो ग्रुप। ये सारे कॉन्जुगेट बेस बन गए और इन्हीं कॉन्जुगेट बेसिस को हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ की रहेगी, बिकॉज दीज आर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें जो सेकंड नंबर पे है और जो थर्ड नंबर पे है और जो फोर्थ नंबर पे है, ये सारे के सारे क्या हैं, These are called active methylene compounds। ये सारे के सारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो बीच में CH2 ग्रुप है ना, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आप दोनों तरफ से लगा दोगे ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दोनों तरफ से लगा होता है उसको ही कहा जाता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। और ये जो बीच का प्रोटॉन उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। ये वाला जो प्रोटॉन है इसकी जो Ka है, Ka यानी कि इसकी जो एसिडिटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ, या फिर इसको पूरा ही लिख लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, या फिर ऐसा लिख सकते हो -m पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उस कॉन्जुगेट बेस को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। बिकॉज आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है,
उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो हम ऑप्शंस में यहां पर देखें टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो सभी के अगर आप यहाँ पे ग्रुप्स एनालाइज करने जाएं, जैसे कि ये लगा है NO2 ग्रुप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M है, और यहां लगाया हुआ है COCH3 ग्रुप। तो अगर इन सभी को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की पावर में अरेंज करने जाएं, तो जो -M पावर होती है वो NO2 की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद COCH3 की, एंड उसके बाद COOCH3 की। ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, कंफ्यूजन जो आता है COCH3 और यहाँ पे COOCH3 में आता है। इसको भी हम देख लेते हैं इसकी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये जो COCH3 है और ये जो COOCH3 ग्रुप है, ये बीच में जो कार्बोनिल है ना, ये डिसाइड करता है कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसके बगल में कार्बन से अटैच्ड जो ग्रुप है, यहाँ पे सीधा सीधा इसमें +I इफेक्ट लग रहा होगा, और ये इसको मीजोमेरिक इफेक्ट से डोनेट कर रहा होगा, ज्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है उतनी ही ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी यहां जो ग्रुप लगा होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। लेकिन आप देख सकते हैं मीजोमेरिक इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कह रहे हैं वो फुलफिल हो जाएगी, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ नहीं करेगा। कंपैरेटिवली यहाँ पे +I से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि आपको पता है +M इज स्ट्रॉन्गर डोनर देन +I इफेक्ट, तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाती है, तो ये वीकर -M दिखाता है एज कंपेयर टू कीटो ग्रुप। तो इसी हिसाब से हमें ये ऑर्डर मिलेगा, और जिसमें NO2 ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अब आपको ऑर्डर शायद काफी हद तक समझ में आ ही चुका होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का अगर हम ऑर्डर निकालें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें जो NO2 ग्रुप जहां पे लगा है, NO2 ग्रुप सिर्फ इधर पर ही लगा हुआ है, और कीटो ग्रुप ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। NO2 और कहीं पर भी नहीं लगा, तो फोर्थ वाला मोस्ट स्टेबल रहा होगा। और उसके बाद फर्स्ट वाला तो एक्टिव मिथिलीन है ही नहीं, तो वो तो सबसे लास्ट में आने वाला है। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप लगा है ये है COCH3 ग्रुप, और ये वीकर डोनर है, सॉरी वीकर एक्सेप्टर ग्रुप है, और यहाँ पे COCH3, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये है कीटो वाला ग्रुप, और ये है एस्टर वाला ग्रुप, और हमने पढ़ रखा है जो -M पावर है वो COCH3 की ज्यादा है एज कंपेयर टू COOCH3 ग्रुप। तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, सेकंड और थर्ड में से सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कीटो ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ऑप्शंस के सीक्वेंस में बीच में इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन आती, तो फोर्थ और फर्स्ट ये तो अगर आपको पता भी होता ऑप्शन से एलिमिनेट करने भी जाते, देखो फोर्थ सबसे पहले है और फर्स्ट लास्ट में, फोर्थ सबसे पहले है फर्स्ट लास्ट में, तो ये बी और सी ऑप्शन स्टिल कंफ्यूजिंग रहते, तो हमें ये COCH3 और एस्टर की हमें पता होनी चाहिए। तो इसके बाद सेकंड जहां पे कीटो लगा है, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। दिस विल बी द राइट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, और यही सेम ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का भी, यही सेम ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज हमने देख लिया था एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो फोर्थ सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। तो ऑप्शन देखिए सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम 2005 का ही क्वेश्चन है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द मार्क्ड हाइड्रोजन सारे यहाँ पे ये एडिशनली जो लगाए हैं ना, ये कोई भी हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल लो, ये कोई भी हाइड्रोजन निकालो, चाहे वेज वाला चाहे डैश वाला, तो इसमें इन्हीं हाइड्रोजन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, इन्हीं की एसिडिटी आपको मार्क करनी है। तो इसके भी हमें रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनाने होंगे, तो इधर से ही बना लो। ये प्रोटॉन अगर लॉस करेगा
हर जगह से जब हम प्रोटॉन को लॉस कराएंगे -H+ होगा, H पॉजिटिव अगर निकलेगा तो रिस्पेक्टिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है कॉन्जुगेट बेस का। ये इसके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उसकी ही स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसकी ही आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखो ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन बना है और इसका आंसर आएगा एरोमेटिसिटी से। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1 2 3 4 और नेगेटिव चार्ज से आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें मिल जाएंगे आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और सारी की सारी जो साइट्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये सिस्टम होगा एरोमेटिक, एरोमेटिकली स्टेबलाइज्ड है, मोस्ट स्टेबल मिलेगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको थर्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। ये जो रिंग होगी ये यहाँ पे भी 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको इधर पे भी मिलेंगे और एरोमेटिक ही होगा। और यहाँ जो सेकंड नंबर पे गिवन है इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 6 तो आपको यहाँ पाई बॉन्ड से ही मिल गए, एक नेगेटिव चार्ज से हमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो होना तो चाहिए था ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक बिकॉज 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको पता है 6 मेंबर के ऊपर रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो रिंग जो है वो प्लेनैरिटी लूज कर देगी और प्लेनैरिटी नहीं है तो ना ही सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ये सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाते हैं और नॉन प्लेनर अगर सिस्टम है तो वो कैसा रहता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो ये तो लास्ट में स्टेबल होगा, पहले एरोमेटिक की ही स्टेबिलिटी होगी। अब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा या फिर थर्ड, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप देखो थर्ड वाले में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यही इसमें इस रिंग को, इस 5 मेंबर रिंग को एरोमेटिक बना रहे हैं और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी इसको बना रहे हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाला केस है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ साथ ये दूसरी रिंग में भी डीलोकेलाइज्ड है, ये दूसरी रिंग में भी डीलोकेलाइज्ड है। तो इसी वजह से इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर जो इस रिंग को बीच में 5 मेंबर वाली रिंग को एरोमेटिक बना रहे हैं वो साइड में एक और रिंग आप लगा दोगे उससे भी एरोमेटिकली रेजोनेंस में प्रेजेंट होंगे। तो आपने ये बेंजीन के साथ पढ़ा होगा, बेंजीन के साथ पढ़ा होगा एनिलेशन इफेक्ट, तो इसमें काइंड ऑफ आपको एनिलेशन इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये रिंग से अगर बगल में वो एरोमेटिक हो रही, मतलब रेजोन एरोमेटिक तो रिंग नहीं बन रही बट स्टिल ये रेजोनेंस तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इस रिंग में कम कंट्रीब्यूट करेंगे और ये रिंग में अगर कम कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाएगी किसके कंपैरिजन में, ये फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर होगी थर्ड की और लीस्ट तो होगा सेकंड वाला ही, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ही कंपैरिजन होगा। ये तो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, नॉन एरोमेटिक से तो काफी ज्यादा स्टेबल ये अब भी रहेगा, बस यहाँ पे कंपैरेटिवली फर्स्ट से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको एरोमेटिक बना रहे थे वो कम अवेलेबल है, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उस रिंग में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उसको एरोमेटिक बनाने में और फिर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शंस आप देखें, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही एसिडिटी का भी ऑर्डर होगा, यही एसिडिटी का भी ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट फिर थर्ड देन सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे ये हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एन वैल्यू बतानी है, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल में एन की वैल्यू आपको बतानी है। तो जो हक्कल रूल होता है 4n+2, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें चेक करने होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आप देखने जाओगे तो ये बीच वाली को काउंट नहीं करना है, ये आपने स्पेशल केसेस पढ़े होंगे, ऐसे सिस्टम्स में बीच वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकेलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये डीलोकेलाइज करेंगे तो ये सिस्टम को एंटी एरोमेटिक बना देंगे, इसलिए ये बीच में कोई रेजोनेंस नहीं करते। ये वाले जो लोन पेयर्स होते हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड होते हैं,
ये लोकेलाइज्ड होते हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 14 के बराबर आएगी। तो 4n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 आंसर हो जाएगा। और ये बात याद रखना, ये जो सिस्टम है ये 14 एन्युलिन काइंड ऑफ, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस होंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकेलाइजेशन जो होंगे वो कितने होंगे, वो सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कहोगे तो ये भी होगा, लेकिन डीलोकेलाइजेशन में नहीं होगा। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइजेशन में होते हैं तो ये हम एरोमेटिक की तरह ही काउंट करते हैं, ये एरोमेटिक की तरह ही काउंट करी जाती है। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है जेम 2008, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग। तो एसिडिटी, जब नाइट्रोजन वाले सिस्टम्स लिख जाते हैं तो उसमें एसिडिटी पहचानना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, लेकिन इसको एक हम कंसेप्ट से समझेंगे जिससे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमें इसकी एसिडिटी बतानी है तो हम इसको एक अलग तरीके से अगर समझें, मान लो ये कोई एसिड है, इसकी एसिडिटी बतानी है तो हम क्या करते हैं, उससे प्रोटॉन लॉस कराते हैं और उसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो इसमें जैसा सिस्टम गिवन है उसी हिसाब से अगर लें NH4 पॉजिटिव, इससे प्रोटॉन लॉस जो होगा ना, तो मान लो न्यूट्रल सिस्टम बना, ये हमें कोई न्यूट्रल सिस्टम देखने के लिए मिला। तो इसको क्या कहा जाए कि अगर ये एसिड है, इसने प्रोटॉन लॉस किया तो ये रिस्पेक्टिव बनाता है अपना कॉन्जुगेट बेस। तो इसके पहले तक हमने इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे चेक किया और क्या पैरामीटर्स होते हैं, और ये पैरामीटर्स होते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी बेसिसिटी, कॉन्जुगेट बेस जो है इसकी बेसिसिटी जितनी कम रही होगी ना, ये बनने वाला एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहा होगा। मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, अगर ये बेस, इसकी बेसिसिटी कम है, इसकी बेसिसिटी कम है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। इसका उल्टा भी जस्ट ट्रू है, इसका उल्टा भी जस्ट ट्रू है कि अगर ये जो बेस है, अगर ये जो बेस है, अगर इसकी बेसिसिटी ज्यादा है तो ये जो एसिड रहा होगा ना, ये वीक एसिड रहा होगा, तभी जो बनने वाला एसिड है, बनने वाला बेस है वो स्ट्रॉन्ग। उल्टी चीजें चलती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस बनाएगा और वीक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। उल्टी चीजें चलती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस वीक बनेगा और एसिड वीक है तो बेस फिर स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ऐसा वाइस वर्सा चीजें चलती हैं। तो इन सभी के लिए जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम है, वही नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसीज, हम इसके रिस्पेक्ट में हर एक प्रोटॉन को अगर निकाल दें तो ये न्यूट्रल सिस्टम बन जाएगा। हर प्रोटॉन को निकाल दें तो ये न्यूट्रल सिस्टम बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर लोन पेयर आ जाएंगे। तो इसमें हमें यही चेक करना है जो काम का है, हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है इनके लिए। तो यही सिस्टम से हम प्रोटॉन लॉस करा रहे हैं। ये कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब प्रोटॉन लॉस कराकर बेस वीक बना होगा, जब प्रोटॉन लॉस कराकर वीक बेस बना होगा। तो इन सभी का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं, इन सभी के लिए हम कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फर्स्ट वाले के लिए क्या बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन है, ये पिरिडीन काइंड ऑफ सिस्टम बन जाएगा और इसमें ये लोन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा पायरोल, ये बना लिया हमने पायरोल, और इसमें लोन पेयर, एक हाइड्रोजन भी इसमें होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वही पिरिडीन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इसमें एक CH3 ग्रुप और है, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर और एक हाइड्रोजन लगा होगा। इसकी हमें बेसिसिटी चेक करनी होगी। इसमें अगर हम कॉन्जुगेट बेस की हमें चेक करनी है बेसिसिटी। बेसिसिटी चेक करो, कौन सा वीकेस्ट होगा। ये जो पायरोल है ये कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके जो डीलोकेलाइज्ड है, इसमें लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, इसमें जो लोन पेयर है ये भी लोकेलाइज्ड है, इसमें तो लोकेलाइज्ड है ही, ये sp3 है। तो जो डीलोकेलाइज्ड होते हैं उसकी बेसिसिटी वीक रहती है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला 4 है। अगर तो जो वीकेस्ट रहा होगा बेस वो सेकंड वाला होगा। उसके बाद
इसमें ये जो लोकलाइज्ड है ना ये sp2 में है, ये सारे के सारे sp2 लोकलाइज्ड है और ये वाला sp3 लोकलाइज्ड है। और sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कम होता है, जितना परसेंटेज s कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s। परसेंटेज s कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो टेंडेंसी टू डोनेट ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो हो जाएगा फोर्थ वाला। अब यहाँ पर बात करें अगर हम फर्स्ट में और थर्ड में, इसमें CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इसको ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये बेहतर बेस होगा कंपैरेटिवली फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो ये तो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर आ गया, और ये जितने वीक बेस रहे होंगे एसिड उतने स्ट्रॉन्ग। तो जो एसिडिटी होगी ना, एसिडिटी होगी जो हमारे मेन कंपाउंड से, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगी, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ये आ जाएगा फर्स्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सेकंड वाला। तो ऑप्शंस आप मैच करिए। एसिडिटी सेकंड की सबसे ज्यादा है, सेकंड की सबसे ज्यादा है, एक ही जगह गिवन है, सेकंड 1 3 4, यही पूरा करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, क्योंकि जैम में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज कम होता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाया है। करना क्या है, आप बस इतना देखो, प्रोटॉन लॉस करा के जो वीकेस्ट बेस होगा ना, वीकेस्ट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएगा, वीकेस्ट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, वीकेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो बस सारे ऑप्शन एक से ही आपके एलिमिनेट कर देते हैं आप। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ हम बैचेस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। CSIR नेट के लिए, IIT जैम के लिए और IIT गेट के लिए कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड बैच विज्ञान वृक्ष में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद ऑल दीज फैसिलिटीज। और ये जितने भी PYQ हैं हर एक टॉपिक के लिए जैम के, नेट के, गेट के, इसके यूट्यूब चैनल पे, विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल पे पूरे अवेलेबल हैं। आपको जस्ट मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करना होगा, कुछ अमाउंट है 100+, तो वही आपको पे करना होगा, और इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जैम 2008 का करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z। ये क्या है? ऑप्शंस में दिया हुआ है x एंड y आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जस्ट पाई बॉन्ड मूव करना चाहिए, कभी एटम डिसलोकेट नहीं करता है। तो जो x है और ये जो y है, R2CH सेम ही लगा हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्या किया है, ये पाई बॉन्ड को तोड़कर या फिर ऐसे ये नेगेटिव चार्ज को तोड़कर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है x और y, इतना तो ठीक है। और z को बोला है इट इज अ टॉटोमर। टॉटोमर में क्या होता है, एटम डिसलोकेट करता है, ये बात आप लिख लीजिए यहाँ पे। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें ओनली पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म एंड ब्रेक। इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड बन सकते हैं, टूट सकते हैं। नो सिग्मा बॉन्ड कैन ब्रेक और फॉर्म। कोई सिग्मा बॉन्ड ना टूटेगा ना बनेगा, अगर ऐसा हो गया तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। टॉटोमर्स में होता है ये, टॉटोमर्स में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म एंड ब्रेक, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म एंड ब्रेक। तो ये टॉटोमर्स की कहानी होती है। और जैसे कि आप Z का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो Z के स्ट्रक्चर में क्या किया है, अब ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं के स्ट्रक्चर से ही आंसर आ जाएगा कि ये जो CH है ना, यहाँ पे ये जो C है, अगर हम H लगा दें, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गया होगा, और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में ये जो आयन टूटा, ये नेगेटिव चार्ज के पास जाकर डिसलोकेट हो गया, तो ये OH का फॉर्मेशन, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये दोनों क्या बने, ये दोनों X और Y तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये X और Y Z इनका टॉटोमर होगा, क्योंकि टॉटोमर इसीलिए है, यहाँ एटम डिसलोकेट किया है, सिग्मा बॉन्ड टूटा है, ये CH का सिग्मा बॉन्ड था वही इसमें ब्रेक हुआ है, दैट्स व्हाई Z इज अ टॉटोमर। तो A ऑप्शन ही सही है, और ये MCQ क्वेश्चन ही था, तो बस पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया, बाकी सारे गलत ही होंगे। जैसे कि बोला है X और Y टॉटोमर्स है, लेकिन ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है,
Z टॉटोमर है, ये कट गया। फिर बोला है कि तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे क्या? नहीं भाई, Z तो टॉटोमर है। लास्ट में कहता है क्या ये सारे टॉटोमर होंगे? नहीं, X और Y रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमें बस चेक करना होता है क्या? देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस कि जो सिस्टम है, या फिर ऐसे लिख लो मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, ये लिख लो आप, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। और दूसरी कंडीशन होती है इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड, या फिर कह लो कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड या फिर जो कॉन्जुगेशन है दैट शुड बी प्रेजेंट। और जो थर्ड कंडीशन होती है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। और ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी, when all these three conditions are fulfilled, जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाती हैं, उस केस में अगर सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कहते हैं कि वो सिस्टम एरोमेटिक रहा होगा। और अगर उसी सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक रहा होगा, ऐसा कह दिया जाता है। उसके अलावा इफ एनी ऑफ these three conditions not fulfilled, अगर कोई भी एक फुलफिल नहीं होती है तो जो सिस्टम होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, तब वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। और एक बात याद रखना, जो एंटी एरोमेटिक की कहानी होती है ये 6 मेंबर के बाद देखने के लिए नहीं मिलती। आफ्टर 6 मेंबर रिंग सिस्टम, आफ्टर 6 मेंबर रिंग सिस्टम जो मॉलिक्यूल है बिकम्स फ्लेक्सिबल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो इसी वजह से वो एंटी एरोमेटिक नहीं रह जाता, क्योंकि वो सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो लॉस कर देता है प्लेनैरिटी, और वो मॉलिक्यूल लॉस कर देगा प्लेनैरिटी, तो वो 3 कंडीशंस में से प्लेनैरिटी वाली लूज हो गई तो वो सिस्टम फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी देन दैट सिस्टम विल बी नॉन एरोमेटिक सिस्टम। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो स्पेशल केसेस जहां आएंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला जो सिस्टम है यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, इसके अलावा ये जो सिस्टम है ना ये sp3 है, यहाँ पे ये सारे sp3 मिल गए और ये sp3 है, तो यहाँ से ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ये सिस्टम होगा नॉन प्लेनर। और अगर सिस्टम नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। हमें सिर्फ एरोमेटिक काउंट करने हैं। अगले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अब sp2 हो गया, ये 3 पाई बॉन्ड्स से हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिला विच इज 4n+2 सिस्टम, सो इट इज एरोमेटिक। देन थर्ड केस में आप चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले जो कि 4n सिस्टम है, होना चाहिए एंटी एरोमेटिक लेकिन नहीं होगा क्योंकि हमने बात करी 6 मेंबर से ऊपर रिंग हो, ये 7 मेंबर की रिंग है, प्लेनैरिटी लूज कर देगी और ये नॉन एरोमेटिक में लाई करेगी। फिर आते हैं S में, ये 5 मेंबर की रिंग है और ये नेगेटिव चार्ज है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिस्टम होगा एरोमेटिक, ये सिस्टम होगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हमें Q मिलेगा, S मिलेगा, Q एंड S दिया है D ऑप्शन में, Q एंड S दिया है D ऑप्शन में। यहाँ मैंने इसलिए आपको एक बार कंडीशंस बता दी क्योंकि आगे भी आपको मल्टीपल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये तीनों कंडीशंस जस्ट एक रिकैप है, ये सारा आपका थ्योरी का ही पार्ट है, ये सब आपका थ्योरी का ही पार्ट है, ये कंडीशंस और ये आगे की फर्दर मॉडिफिकेशन।
नेक्स्ट आते हैं अगेन एसिडिटी। अरेंज द फॉलोइंग इंडिकेटेड 3 स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन्स इंडिकेटेड इन बोल्ड। कौन से हाइड्रोजन्स? ये हाइड्रोजन्स की बात हो रही है, इन हाइड्रोजन्स की बात हो रही है एसिडिटी की। तो वही काम करना है। अगर ऐसे केसेस में जब सैचुरेटेड सिस्टम हो या फिर अनसैचुरेटेड हो, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। It is directly proportional to stability of conjugate base. Stability of conjugate base. प्रोटॉन अलग से स्ट्रक्चर बनाने की कोई नीड नहीं है आपको, जस्ट यहां से ही प्रोटॉन हम निकालेंगे। यही प्रोटॉन निकालेंगे तो रिस्पेक्टिव नेगेटिव चार्ज हर जगह बनेगा। ये प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। इनकी स्टेबिलिटी चेक करो, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये वही सेम पायरोल काइंड। अब ये जो रिंग है ये रेजोनेट तो कर ही रही होगी ना, तो जो पाई बॉन्ड ऐसे ड्रॉ किए हैं यहाँ पे आप उसको उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ ऐसे भी ड्रॉ करते, तो आप जब देखे होंगे यहाँ 5 मेंबर की रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक सिस्टम बन रहा होगा। अगले केस में भी वही सेम सिस्टम है। एडिशनली यहाँ पे एरोमेटिक तो है ही, इसके साथ साथ बगल में ये आपकी बेंजीन रिंग्स भी लगी हुई हैं, प्लस ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको एक फिनाइल रिंग का, इसमें प्लस एक फिनाइल रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, इसमें फिनाइल रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो P से ज्यादा थोड़ा सा Q की ज्यादा रही होगी, क्योंकि इसमें एक और फिनाइल स्टेबलाइजेशन एडिशनल आ गया। उसके बाद यहाँ देखो ये जो रिंग है, अगर आप इसे देखो ये डैश लाइन से ड्रॉ करी गई है, दैट मींस बिलो द प्लेन है। इसको हम देखें ना अगर सही से, तो 2 5 मेंबर की रिंग है, ऐसी 2 5 मेंबर की रिंग है और उससे लगाई हुई है 6 मेंबर की रिंग, इससे लगा दी है 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, इधर पाई बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और ये रहा ऐसा सिस्टम। इधर पे बना दिया है नेगेटिव चार्ज। अगर आप देखने जाओ, अगर इसमें आप देखने जाओ तो ये जो सिस्टम है ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, 5 मेंबर की रिंग नेगेटिव चार्ज। और उसी तरीके से एक और रिंग आपको नजर आएगी, ये वाली रिंग नजर आएगी। ये जो बेंजीन रिंग में पूरे बॉन्ड्स लोकेलाइज कर रहे होंगे, तो पाई बॉन्ड इधर भी होगा, पाई बॉन्ड उधर पे भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि ऊपर बेंजीन लगी हुई है, तो ये भी आपको एक एरोमेटिक रिंग 5 मेंबर की नजर आएगी। ये नेगेटिव चार्ज 2 एरोमेटिक रिंग से स्टेबलाइज्ड है, तो ये फिनाइल से ज्यादा एरोमेटिक स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे 2 एरोमेटिक का स्टेबलाइजेशन आने की वजह से दिस विल बिकम मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहाँ पे अगर एसिडिटी का ऑर्डर लिखें तो थर्ड आएगा सबसे टॉप मोस्ट पे, उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे फिनाइल से एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर ही दिया था, तो देन सेकंड और लीस्ट होगा फर्स्ट। तो 3 2 1 ऑर्डर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा 3 2 1 के तो सीक्वेंस में ही नहीं था, R सबसे पहले लिखो, R की सबसे ज्यादा, देन होगा Q और फिर उसके बाद होगा P। RQP ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, RQP ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। देन हम बढ़ेंगे आगे। जेम 2010 वाला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड हैज द हाईएस्ट S कैरेक्टर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, एसिटिलीन। इनका स्ट्रक्चर जस्ट पता होना चाहिए था। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटिलीन में। देन B में है इथिलीन में आता है डबल बॉन्ड, तो फिर आते हैं 2 हाइड्रोजन्स। C में दिया हुआ है मीथेन CH4, और फिर D में दिया है CH रेडिकल, ये ऐसा CH और इसमें है एक रेडिकल। तो सबसे ज्यादा जो S कैरेक्टर है, देखो यहाँ S कैरेक्टर से आंसर आएगा। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2, ये तो sp3 कार्बन होगा, और यहाँ पे रेडिकल sp2 से और sp3 के बीच में लाई करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है परसेंटेज S कैरेक्टर हाई किसमें होगा। साफ साफ नजर आ रहा है, ये तो 50% S कैरेक्टर है, यहाँ पे 33.3% और यहाँ पे है 25% S कैरेक्टर। इसमें तो कम ही होगा ना, हाईएस्ट तो वैसे भी सबसे ज्यादा
50% वाले में ही रहेगा, तो एसिटिलीन में हाईएस्ट परसेंटेज एस है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जैम 2011 का। ये 2 रिएक्शंस करवाई हुई थी और दोनों रिएक्शंस में पी और क्यू प्रोडक्ट बताना था। क्या है ये रहे आपके ए बी सी डी ऑप्शंस। तो ये है सोडामाइड बेस, ये सोडामाइड है, बेस है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जहां पे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वही एसिडिक प्रोटॉन आपका ज्यादा होगा। तो आप ऑप्शंस 2 हो सकते हैं, या तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ये नेगेटिव चार्ज बने, या फिर यहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये बन जाए। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? अगर ये नहीं बनता है तो ये जो रिंग बनेगी ना, तब ये जो रिंग बनेगी ना 5 मेंबर की, यहां से एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। ये 5 मेंबर की ये रिंग बनेगी जिसमें हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ये दूसरा CH3 वाली जगह से प्रोटॉन निकाल दिया ना, दूसरा अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन ना निकालें और ये CH2 माइनस कर दें, तो क्या ये स्टेबल होगा? जी हाँ, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो लग जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जो कि लेस होता है, ये लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन से कम स्टेबल होता है। तो जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा दूसरे केस में वो नहीं बनाओगे, तो कहीं पर भी ये जो CH2 माइनस है ना, ये नहीं बनेगा। ये जो रिंग पे नेगेटिव है, जो एरोमेटिक बना रहा है ना, ये बनेगा। तो ये C और D में से हो सकता है। तो अब हम देखें सिल्वर नाइट्रेट, ये है SN1, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वाला पार्ट है। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जिसमें ये Cl निकलता है, AgClPpt निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 Cl लगे हैं। तो 2 क्या ऑप्शन बन सकते हैं इसके? इसमें तो ये 3 मेंबर की रिंग, या तो ये Cl माइनस निकल के यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि अब ये Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ रेस्पेक्टिव साइड में पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में बेस था, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, तो प्रोटॉन निकलेगा तो रेस्पेक्टिव नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव निकलेगा तो रेस्पेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहां से निकालते हो और ये Cl लगा रहेगा, और एक और पॉसिबिलिटी जो बनती है वो क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहे और ये Cl यहां से निकल जाए और इस पर्टिकुलर साइड में पॉजिटिव चार्ज बन जाए। क्या ज्यादा स्टेबल है? अगेन आप देखें अगर, तो ये जो 3 मेंबर की रिंग है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ जो सिस्टम है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होती है। तो यही मेजर बनेगी, बल्कि ये तो बनेगी ही नहीं, ये बनेगी ही नहीं। तो दोनों केसेस में एरोमेटिक स्टेबलाइज, तो यहाँ रिंग में ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे CH2 पे माइनस चार्ज नहीं आएगा। तो बस इतना ही आपको समझना था। ये दोनों ही एप्लीकेशन वाले पार्ट हैं एरोमेटिसिटी के। तो बढ़ते हैं अब आगे। जेम 2012 इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशंस ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ट्रेंड। तो ये जो भी कंपाउंड्स है ना, इसको बोला है कि इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, यानी कि NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करे, NO2 पॉजिटिव, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल इनमें अटैक करे तो इसके रेट का ऑर्डर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहे होंगे। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे ज्यादा होगी, वही इलेक्ट्रोफाइल उसके पास जाना चाहेगा। जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, गरीब उसी के पास तो जाएगा। तो फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस, इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ द कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन रिचनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के। बस इसी चीज को आपको देखना है। सभी में बेंजीन रिंग लगी है, ये जो ग्रुप्स है कितना इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो आप देखिए ये Cl जो होता है, Cl में ये प्लस M इफेक्ट लगाता है
साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है। तो ओवरऑल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ ही कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ओवरऑल। इसके अलावा SO3H, तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है, तो ये तो इससे भी ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, ये वाला मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। उसके बाद ये NHCOCH3 जो है, ये जो ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग में लगा है, जो ये ओपन करके जब आप देखें तो ये NH है, इसमें CO और ये CH3, इसमें क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ये रिंग में प्लस एम इफेक्ट लगाएंगे। ये क्या लगाएगा, इसके लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। भले ही ये क्रॉस रेजोनेंस में है, बट स्टिल यहाँ पे ये प्लस एम पावर रखेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है प्लस एम। और ये जो C2H5 है, इसमें ये लगाएगा प्लस H और प्लस I, लेकिन ये जो प्लस H और प्लस I है, प्लस M इनसे स्ट्रॉन्गर ही होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस M, फिर प्लस H और फिर प्लस I इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल जहां प्लस M लग रहा है, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो ऑर्डर ऑफ रेट अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, जो सबसे ज्यादा रिच है वही सबसे ज्यादा पहले अटैक करेगा, उसमें R सबसे पहले आएगा, फिर यहां डोनेशन हो रहा है, फिर आ जाएगा S। इन दोनों में ही विथड्रॉ हो रहे थे, जिसमें ये ज्यादा विथड्रॉ कर रहा है, ज्यादा गरीब है, लीस्ट होगा इसमें अटैक, ये लीस्ट होगा, तो फिर बीच में आ जाएगा P, ये आ जाएगा RSPV ऑर्डर। करेक्ट, RSPV ऑर्डर देखिए, RSPV ऑर्डर बी ऑप्शन में गिवन है, सो बी इज द राइट आंसर। बढ़े अब आगे, ये जो सिस्टम है, स्पीशीज या कंपाउंड्स दैट आर एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग। एरोमेटिक की हमने सारी कंडीशंस देख ली थी, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स से बनाएगी एरोमेटिक स्पीशीज, ये तो एरोमेटिक हो गई। देन नेक्स्ट जो है, इसमें ओपन तो नेगेटिव ठीक है, यहाँ जो पॉजिटिव बनाया है, जिसकी वजह से ये जो 5 मेंबर की रिंग होगी, इसमें सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिंग 6 मेंबर से छोटी है, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा। अगला ये जो 7 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग, यहाँ पे sp3 सिस्टम, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, sp3 आ गया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर होगा सिस्टम। देन ये सिस्टम में टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से ये होगी एरोमेटिक। हमने इसका केस देखा भी था, उसमें एक बीच में सिस्टम ऐसे जोड़ रखा था, वो वाला केस देखा था हमने, उसमें एक बीच में ऐसा सिस्टम जोड़ रखा था, वो केस देखा था, जिसमें ये बीच वाला इन्वॉल्व नहीं था रेजोनेंस में, उसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से n की वैल्यू निकाली हुई थी, n की वैल्यू पूछी हुई थी। तो उसी के ही आपके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था पहले जो हमने किया था, और ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो ओवरऑल P एरोमेटिक है एंड S, P एरोमेटिक है एंड S, ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, अब ये जैसे जैम 2013 में बहुत पहले का पेपर है, तब कुछ आपका पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो कुछ आपको ऐसे राइट करने वाले, मतलब सिर्फ टिक मारने की जगह कुछ आपको लिखने वाले क्वेश्चंस भी दिए जाते थे, जिसमें से ये एक है। इसमें कैलिक्सीन जो भी कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसको बोला है कि ये पोलर हाइड्रोकार्बन है जिसका हाई डाइपोल मूवमेंट है, तो इसका मोस्ट स्टेबल डाइपोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना था। तो अब ये अगर डाइपोल, हाई डाइपोल की अगर हमें कभी बात कर देना, तो हमारा दिमाग जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ, हमारा दिमाग जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ही सिर्फ एक अनोखी प्रजाति होती है जिसमें जो भी इसके जो पोलर आयोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पोलर आयोनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये मोर स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं देन द न्यूट्रल वन, देन न्यूट्रल वन। और ऐसा क्यों? ड्यू टू एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, क्योंकि वो डाइपोलर जो आयन बनता है ना, उसमें एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन आ जाता है, तो इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं
और जब उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में वो सेपरेट आउट हो चुके हैं और स्टेबल भी हैं, तो बस फिर वो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा रखेंगे। इसके लिए क्या करें, जो कैलेक्सीन है, कैलेक्सीन में एक 5 मेंबर की रिंग बनाई है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है और एक 3 मेंबर की रिंग है, कुछ इस तरीके से सिस्टम है। तो क्वासी एरोमेटिक में हमें इस बीच के पाई बॉन्ड को कुछ ऐसा तोड़ना पड़ता है कि ये जो दोनों रिंग्स हैं वो दोनों एरोमेटिक बने। तो हमने ये देखा था अभी इतने केसेस में 3 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड है तो इसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम इस बॉन्ड को अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करें कि इसको मिल जाए, इसकी रिस्पेक्टिव जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनाते हैं। ये बॉन्ड जो हमने तोड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इससे बॉन्ड तोड़ा दूसरी तरफ, तो इधर पॉजिटिव आएगा और ये रहा नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं ये जो डाईपोलर आयन बना है, इसमें ये जो 5 मेंबर की रिंग है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एरोमेटिक बनी, और यही दूसरी जो 3 मेंबर की रिंग थी, इसमें भी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक बनी, ये भी एरोमेटिक बनी। ये दोनों ही एरोमेटिक अगर रिंग्स आपकी बन गई हैं, तो ऐसे सिस्टम जिसकी डाईपोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल बन चुकी है, ये ही होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्वासी एरोमेटिक और ये डाईपोलर फॉर्म इसकी स्टेबल है, तो नेगेटिव की तरफ होता है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इसका जो हाइब्रिड बनेगा ना, इसका जो हाइब्रिड कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, उसमें ये 5 मेंबर की रिंग और यहाँ ये 3 मेंबर की रिंग, इसमें पूरे में ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा होगा, इसमें पूरे में ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा होगा, तो ये बन जाएंगी इनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा इसका मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अब आगे। अब इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम आयंस यानी कि कार्बोकैटायंस। ये जो सिस्टम है ना, अगर इसको आप ओपन करके लिखो, ये 6 मेंबर की रिंग, ये जो बीच में एक कार्बन जोड़ा हुआ है, ये ब्रिज हेड पोजीशन है, ये ऐसा सिस्टम है, ये ब्रिज हेड पोजीशन पे है और ब्रिज हेड पे ही पॉजिटिव चार्ज दे दिया जो कि अनस्टेबल होता है। आपने पढ़ रखा है ब्रिज हेड पे sp2 बनना अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और ये बीच में कार्बोकैटायन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ इथाइल और इधर इथाइल, और इसमें दिया है पॉजिटिव चार्ज। देन थर्ड नंबर पे वही एक ब्रिज हेड सिस्टम है, बस यहाँ पे 2 बीच में कार्बन्स हैं, तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा, और इधर पे दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या है, ये ब्रिज हेड कंपाउंड्स हैं, और ये ब्रिज हेड पोजीशन है, और इसकी ये वाली ब्रिज हेड पोजीशन है, ब्रिज हेड, चाहे ये वाली कह लो चाहे ये वाली, ये दोनों ही ब्रिज हेड पोजीशंस होती हैं। तो कभी भी आपने ये बात पढ़ी होगी थ्योरी में, अगर आपने कार्बोकैटायन पढ़ा होगा, नोट करके कि जो ब्रिज हेड पोजीशन है, ब्रिज हेड पर sp2 नॉट स्टेबल, sp2 बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे ये फर्स्ट और थर्ड तो लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा, इसको 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। इसके अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट नहीं करोगे आप, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, कार्बोकैटायन आ गया, दैट मींस ये sp2 है और ये भी sp2 है, ये दोनों अनस्टेबल हैं, तो सबसे ज्यादा तो सेकंड हो गया। अब ये दोनों अनस्टेबल हैं, तो हम किसको ज्यादा रखें? जब ऐसे सिस्टम्स में रिंग में कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में जब ज्यादा कार्बन्स होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंपैरेटिवली ये छोटी रिंग से ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा सेकंड है, सबसे ज्यादा तो सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड वाला होगा, फिर होगा फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन 2 3 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा 2, फिर 3 और फिर 1, ये है डी ऑप्शन में। और ऐसे ही रिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, तो हम अगर ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें, मान लीजिए ये ब्रिज हेड पोजीशन है, इसमें एक कार्बन लगा है, और फिर उसके बाद जैसे दूसरा दिया है तो उसमें 2 कार्बन्स लगा दिए, और ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाए, ऐसे एक और कार्बन बढ़ा दो,
ऐसा हम एक और कार्बन अगर बढ़ा दें तो ये 3 कार्बन आ गए, तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? इसमें मान लीजिए यहाँ कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, तो ये 3 मेंबर की रिंग जिसमें आ चुकी है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर ऐसे कुछ ऑर्डर स्टेबिलिटी का होता है, जितनी फ्लेक्सिबल रिंग होती जाएगी तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होती चली जाती है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट, ये हमने सॉल्व कर ही लिया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो कार्बन ए और कार्बन बी रिप्रेजेंट किए गए हैं हर एक ऑप्शन में, इनको अगर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक कराओ, मतलब आप रेडिकल का जनरेशन करवाओ, उस बॉन्ड से बराबर से दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन देते हो, तो वो सबसे इजीएस्ट किसमें होगा? करना क्या है, जैसे ये जो कार्बन ए दिया है और ये कार्बन बी दिया है, कोई भी यहाँ पे एटम्स लगाए हैं, तो ये जो बॉन्ड है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बोली है, दैट मींस एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर जाएगा, तो रिस्पेक्टिव हमारे पास क्या फॉर्म होगा? ये कार्बन ए और ये कार्बन बी, इससे एटम्स अटैच्ड है, इससे एटम्स अटैच्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये रेडिकल का जनरेशन होगा। तो ये जो रेडिकल है जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, उतना ही हमारा ये बॉन्ड इजीएस्ट होगा। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज, यहां पे लिख लो, more the stability of these radicals, more is the easiness of bond breaking। वो बॉन्ड टूटकर अगर जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तो उतना ही ज्यादा इजी वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो रेडिकल होता है ना, ये जो रेडिकल होते हैं ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम्स की तरह काउंट होते हैं। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ जो रेडिकल्स हैं, ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के और इनवर्सली रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के। तो अब हम हर जगह अगर बॉन्ड तोड़कर देखें, तो यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल, इसी तरीके से यहाँ रेडिकल और ये रेडिकल, सिमिलरली एक ये रेडिकल और ये रेडिकल और यहाँ रेडिकल और इधर रेडिकल जनरेट हो जाएगा रिस्पेक्टिव बॉन्ड को तोड़कर। तो ये जो हमारे पास इस रेडिकल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस केस में ही आपको हाईएस्ट नजर आ रहे हैं। एक कार्बन से 3 CH3, यानी कि टोटल 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का एक कार्बन में स्टेबलाइजेशन है, दूसरे में भी वही है। उसके बाद यहाँ पर तो सिर्फ 3 का ही है, उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 एटम्स, एक अभी भी हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन यहीं पर ही है। ऑर्डर देखेंगे तो डी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, आंसर तो हाईएस्ट का ही था, तो ये सबसे ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, क्योंकि बनने वाली जो रेडिकल स्पीशीज है वो बहुत स्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास ये CH3 ग्रुप्स कम होते जाएंगे उतनी ही स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो डी के बाद सी और सी के बाद फिर बी ऑप्शन और फिर ए, जहां पे कुछ भी नहीं लगाया, DCBA ऑप्शन में ऑर्डर होगा। बाकी आपका पूछा नहीं है ऑर्डर, पूछा सिर्फ इतना है कौन सा इजीएस्ट ब्रेक होगा, डी इजीएस्ट ब्रेक होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज और आर एरोमेटिक। अगेन एरोमेटिसिटी का है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एरोमेटिसिटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमने पहले ही सारी कंडीशंस देख ली थी कि कहाँ एरोमेटिक होते हैं कहाँ नहीं होते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर ये डबल बॉन्ड है का नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड, तो उस केस में जहां पे भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड होते हैं ना, उस केस में ये जो लोन पेयर्स हैं ये लोकेलाइज्ड होते हैं, ये डीलोकेलाइज्ड नहीं होंगे। तो ये रिंग में सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी। देन बी ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अब डीलोकेलाइज हो सकते हैं। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये sp2 होके सिस्टम ओवरऑल प्लेनर हो गया। और कभी भी अगर लोन पेयर्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो वो सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 नहीं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एरोमेटिक। देन
सी ऑप्शन में। यहाँ अगर हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप इतनी रिंग देखोगे तो आपको एंटी एरोमेटिक दिखेगी, लेकिन इतनी सीमित नहीं है। ओवरऑल देखो 1 2 3 4, या फिर आप टोटल पाई बॉन्ड देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड्स हैं। 7 पाई बॉन्ड्स का मतलब है कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, तो यस इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है, ऑल सेंटर्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है, सो इट इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है और ये बी भी एरोमेटिक होगा। इज और आर था हमारा ऑप्शन में, तो हम ये एमएसक्यू की तरह सॉल्व करेंगे। इज और आर लिखा होता है, एमएसक्यू सेट वाले क्वेश्चन थे आपके ये। लास्ट वाले में ये जो ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, दोनों के काउंट होंगे और ये 2 पाई बॉन्ड्स और हो गए, तो ओवरऑल मिला करके हमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम मिल रहा है। और ये रिंग कैसी है, 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 4n सिस्टम हो गया। और ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो यही जस्ट हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट थे एमएसक्यू सेट के वो ए बी एंड सी, ये 3 एरोमेटिक बन रहे थे, बाकी डी बस एंटी एरोमेटिक स्पीशीज होगी। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है pKa वैल्यूज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिवन बिलो। इन सभी के लिए हमें pKa वैल्यू बतानी है। pKa का मतलब समझ लीजिए, जैसे जो Ka वैल्यू होती है हमने कहा था ये एसिडिटी को रिप्रेजेंट करती है, और जो pKa वैल्यू होती है ना ये उसका उल्टा होती है, ये बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कैसे, क्योंकि जो pKa होता है ना दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, दैट मीन्स pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka जितना ज्यादा माइनस में ज्यादा होगा तो pKa कम हो जाएगा, तो ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो Ka ज्यादा दैट मीन्स एसिडिटी ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा यानी कि बेसिसिटी कम, तो बेसिसिटी कम और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसी हिसाब से हमने इसको आंसर किया है कि जो pKa होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बेसिसिटी हो गई आपकी। देन ऑप्शंस में देखो, अब ये नाइट्रोजन वाले सिस्टम है, न्यूट्रल है, तो आप तो बेसिक स्ट्रेंथ बता ही सकते हो। ये वाला तो पायरोल काइंड ऑफ सिस्टम है, और पायरोल के जो लोन पेयर होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, और वो भी एरोमेटिकली डीलोकलाइज्ड। जब सिस्टम एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन करता है लीस्ट बेसिक सिस्टम कहलाते हैं, ये लीस्ट बेसिक सिस्टम कहलाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें भी जो लोन पेयर होंगे ये लोकलाइज्ड होंगे। और लास्ट वाले में ये पिरिडीन है, ये सिस्टम का नाम लिख लो, ये पिरिडीन है, और पिरिडीन में जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जुड़ा है तो ये sp2 लोकलाइज्ड है। तो ओवरऑल जो sp3, कभी भी एक बात याद रखना, जो बेसिसिटी होती है ना, बेसिसिटी जो होती है वो sp3 की सबसे ज्यादा होती है। देन sp3 वाले लोन पेयर, उसके बाद सॉरी ऐसे नहीं, इसको लिखो लोकलाइज्ड लोन पेयर की, वो भी sp3 में, उसके बाद जो लोकलाइज्ड होते हैं sp2 वाले, देन उसके बाद जो होती है डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस वालों की, और उससे भी कम होते हैं डीलोकलाइज्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी, उससे भी कम डीलोकलाइज्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये होते हैं पूरे ऑर्डर्स इसके। तो हमारे पास ये तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड ये दोनों ही लोकलाइज्ड है बिकॉज ऑफ sp3 कैरेक्टर, दोनों ही sp3 हैं। लेकिन जब आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ एक और CH2, इस केस में 2 CH2 उसके पीछे 2 और, तो इसमें डोनेशन ज्यादा है, इसमें प्लस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। तो ओवरऑल फिर जब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखें जो कि क्या होती है pKa वैल्यू, तो फिर हाईएस्ट होगी थर्ड वाले की, देन सेकंड वाले की, उसके बाद
ये तो लीस्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो उसके बाद आ जाएगा सेकंड के बाद फोर्थ, और ये फर्स्ट। ये हमारा ट्रेंड बन जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शंस देखिए 3 2 4 1 कहाँ दिया हुआ है, ये रहा क्या 3 2 4 1, यस ये रहा करेक्ट आंसर। 3 2 4 1 होगा राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन पीकेए के लिए ही है, हमने पीकेए की बात करी, ये बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हमने बात करी कि पीकेए है बेसिसिटी, अगेन चेक करते हैं ये बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ किसके रिगार्डिंग देखोगे, ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है यही, और इन दोनों में देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन से भी ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच के रखता है और ये थोड़ा कम। तो दोनों के लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लेकिन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे इधर। फिर उसके बाद यहाँ अगर बेसिक पीकेए देखने जाओगे तो फिर किधर से देखोगे, इस केस में यहाँ पे तो ये एसिड बनेगा, बल्कि ये तो एसिड बनेगा, और इसमें जो प्रोटॉन आप पीकेए के रिगार्डिंग देखो, ये तो चलो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गए, तो ये तो लास्ट में ही जाने वाले हैं। तो इन दोनों में से अगर हम सबसे पहले देखें, ये तो लास्ट में ही रहेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करें तो जो फर्स्ट है और जो सेकंड है ये बेस ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये दोनों एसिड हैं, ये इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसमें COOH ग्रुप है, इसमें COOH ग्रुप है, ये भी COOH ग्रुप है, ये दोनों एसिड की कैटेगरी में ज्यादा रहेंगे। तो एसिड है ये, तो बेस तो ये वैसे भी वीक रहेंगे, तो इन दोनों की ज्यादा होगी कंपैरेटिवली थर्ड एंड फोर्थ से। अब फर्स्ट एंड सेकंड में किसकी ज्यादा होगी, अगर हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा बेटर डोनर होता है, और इसके रिगार्डिंग में अगर OH को देखो ये +M इफेक्ट लगा रहा होगा, तो और डोनेशन दे रहा होगा इसे, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी सेकंड की, सबसे ज्यादा बेसिसिटी, दैट मींस पीकेए हो जाएगी किसके लिए, ये हो जाएगी सेकंड वाले के लिए, और सेकंड की ज्यादा हो गई और फिर आ जाएगी फर्स्ट वाले की, फिर आ जाएगी फर्स्ट वाले की। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे अगर, तो 2 है फिर 1 है, तो ये काट दो, ये काट दो, 2 1 2 1 ए में भी दिया है बी में भी दिया है। इन दोनों में से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे NO2 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा होता है। तो कंपैरेटिवली इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखने जाएं, अगर हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखें तो रिस्पेक्टिव ये बन रहा है NO2 वाला, और जो दूसरा बनाया हमने CH3CO-, हम इनकी मान लो हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करें, एसिड है तो हम इनकी एसिडिटी देख लेते हैं, Ka निकाल लेंगे, उसका उल्टा pKa हो जाएगा। तो अब देखो दोनों में ही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो बराबर का होगा, इससे तो आंसर नहीं आएगा, इससे तो आंसर नहीं आएगा। अब उल्टा देखो, नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है -M, ये स्टेबलाइज्ड ज्यादा करेगा। तो अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो कंपाउंड, मान लो अगर इसको हमने ये C कहा और ये D कहा, तो C वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू D, क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा डोनेशन हो रहा है, CH3 से +I इफेक्ट लग रहा है, और उल्टा यहाँ पे विथड्रॉइंग ही तो चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमें चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही लगा हुआ है। तो कंपैरेटिवली कॉन्जुगेट बेस जो हमने बनाया ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बेहतर एसिड रहा होगा, ये ज्यादा बेहतर एसिड रहा होगा। तो C ज्यादा बेहतर एसिड होगा, तो जो Ka वैल्यू है ना वही तो होती है एसिडिटी, तो फिर इस हिसाब से जो pKa वैल्यू होगी वो उसकी उल्टी होती है, दैट मीन्स वो D की ज्यादा होगी और C की कम होगी। तो यही हमें बस आगे उठा के ऑर्डर में पुट कर देना है कि इसके बाद D की ज्यादा है, और D को हमने क्या लिया था, ये फोर्थ वाला, तो ये फोर्थ आ जाएगा, और देन आ जाएगा थर्ड वाला। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, pKa से भी आप एसिडिटी निकाल के भी चेक कर सकते हो, और बेसिसिटी, दोनों से ही जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखें अगर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फोर्थ पहले आ रहा है, ये रहा फोर्थ पहले, तो बी ऑप्शन होगा।
बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड तो पहले हटा लिया क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर बेटर एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल्स काइंड ऑफ सिस्टम। और फिर इन दोनों के लिए हमने एसिड ही है तो हमने एसिड के टर्म्स में चेक किया, जो ज्यादा बेहतर एसिड था वो बेस वीक था, ये एसिड अच्छा था तो बेस वीक हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। देन अगला है करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग इज एंड आर देन, दैट मीन्स ये MSQ सिस्टम पूछा है, MSQ सिस्टम पूछा हुआ है। तो बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहला ही क्वेश्चन था और सॉरी दूसरा नंबर या तीसरे नंबर का क्वेश्चन था और उसमें हमने देखा था रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड बनता टूटता नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं। तो रेजोनेंस फर्स्ट एंड सेकंड को कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में देखो यहाँ O है और ये OH, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और टूट गया, दैट मीन्स ये तो टॉटोमर होंगे ना, ये तो टॉटोमर होंगे क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नया OH का बन चुका है, तो ये कभी भी रेजोनेंस नहीं बनाएंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। देन सेकंड एंड थर्ड को बोल रहा है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखो OH है OH है, डबल बॉन्ड जहां है डबल बॉन्ड वहां है। इसमें क्या किया है, इसमें एटम्स की ये एक सिस तरीके से जा रहा था तो ये डाउनवर्ड में जा रहा है। देखो अगर इसको मैं ढंग से लिखूं, ये जो सेकंड वाला है ना ये फिनाइल रिंग है और ये डबल बॉन्ड है और इसमें इधर नाइट्रोजन एक साइड OH को भेज दिया और दूसरे साइड इसका लोन पेयर और इधर हाइड्रोजन। कंपैरेटिवली इसको जो करवाया है थर्ड से उसमें क्या चेंज किया, PH है और ये डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन में नीचे अब OH कर दिया और यहाँ लोन पेयर को कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा इस एटम की पोजीशन को चेंज कर दिया है। ये एक तरीके के क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, ये कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं हो रहे। क्या पाई बॉन्ड मूव किया, कुछ भी नहीं हुआ, एटम की पोजीशन मूव कर दी कन्फर्मर्स की तरह, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टिल नहीं है। 2 and 3 आर डायस्टीरियोमर्स, जैसे मैंने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो एक बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे ऑल आर डायस्टीरियोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, all geometrical isomers are diastereomers। ये हमेशा डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में ही लाई करेंगे, ये डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। तो ये जैसे कि मैंने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो यस दे आर डायस्टीरियोमर्स, ये डायस्टीरियोमर्स होंगे, ये डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी होगी। सो ऑप्शन सी करेक्ट। और बोला है थर्ड इज अ टॉटोमर ऑफ वन, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है, तो ये जैसे इसका टॉटोमर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, टॉटोमर ही होंगे, ये दोनों टॉटोमर। तो एक बात यहाँ लिख लो, जैसे फर्स्ट है और सेकंड, और उसके अलावा फर्स्ट है और सेकंड और फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही टॉटोमर, ये दोनों ही टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के लिए। तो ये लास्ट वाला भी सही होगा। तो ओवरऑल इस MSQ सेट में C एंड D दो ऑप्शन सही होंगे, C एंड D दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, अब 2016 तक हम आ चुके हैं और क्वेश्चंस का वही पैटर्न है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। एरोमेटिक पूछा है, NAT उसने बनाया है इस क्वेश्चन को, NAT क्वेश्चन बनाया है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बताने हैं अब आपको, वही तरीका आपको यूज करना है। ये तो यहाँ पे दो, यहाँ और यहाँ दो, टोटल 4 पाई बॉन्ड से हमें मिलेंगे इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये सिस्टम होगा एंटी एरोमेटिक। और ये दोनों 5-5 मेंबर की रिंग है, ये मत कह देना भाई 5 की, ये है 6, 7, 8 मैम 8 मेंबर की रिंग बन रही है। बीच में देखो छोटी छोटी 2 रिंग्स हैं, 5-5 की है, तो ये प्लेनैरिटी लॉस नहीं करेगी, प्लेनर ही रहेगा सिस्टम, एंटी एरोमेटिक बनेगा। और ये जो सिस्टम है ना, ये तो स्पेशली पढ़ा जाता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो होना तो चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन
होता नहीं है क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाता है और ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि 8 मेंबर की रिंग है, प्लेनैरिटी लूज कर देगी, टब शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी हम बात कर ही ले, COT, ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसका ये जो सिस्टम होता है ना, ऐसे 8 मेंबर की रिंग, ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका एक टब शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसका एक टब शेप का ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कहा जाता है टब शेप का स्ट्रक्चर। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये नॉन प्लेनर हो जाती है और नॉन प्लेनर हो गई है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगी। और इसकी एक और खास बात क्या होती है कि मान लो यहाँ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है, तो ये A बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू B क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा होता, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। जो डबल बॉन्ड है A वाला ये छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टीज थी। एरोमेटिक में तो ये दोनों नहीं है। और ये जो सिस्टम है ये एज्यूलीन है। ये क्या है, ये एज्यूलीन है। एज्यूलीन की तो अलग से ही सिस्टम पढ़ा जाता है, ये आइसोमर होता है नेफ्थलीन का जो कि एरोमेटिक होता है। क्वासी एरोमेटिक की कहानी में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखें अगर एज्यूलीन की कहानी, एज्यूलीन में हमें बनानी है एक 7 मेंबर की रिंग, एक बनानी है 7 मेंबर की रिंग। अरे 7 मेंबर की बनी ही नहीं, ये बना ली हमने 7 मेंबर की रिंग और इधर पे एक 5 मेंबर की रिंग बन गई। यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, 1 2 और अभी भी कम रह गए क्या, ये बन गई। अब इधर पे एक डबल बॉन्ड और एक ये रहा डबल बॉन्ड। अब इसमें ये जो बॉन्ड है ना, कोई एक बॉन्ड को आप तोड़ते हो, जैसे 5 मेंबर की रिंग में हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए तो हमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा इस 7 मेंबर की रिंग को। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये 5 मेंबर की रिंग है और इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये बनाई 7 मेंबर की रिंग। ये बन गई 7 मेंबर की। तो ये बॉन्ड जो टूटा, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, इधर पे पाई बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था और इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। अब आप इस पॉजिटिव चार्ज को अगर रेजोनेट कराओ तो हम इसका फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट किया है तो इधर पे डबल बॉन्ड आया, इधर नेगेटिव था ही, और इसकी हम बना दे अब फर्दर 7 मेंबर की रिंग। ये 7 मेंबर की रिंग और इधर डबल बॉन्ड आ चुका था, उसके बाद इधर ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, और एक सेकेंड इधर नहीं, इधर पे आया है पॉजिटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब आप इन दोनों रिंग्स को देखिए, इनको एनालाइज करो। ये हमें 5 मेंबर की रिंग मिली जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली आपको ये एक 7 मेंबर की रिंग नजर आ रही होगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों ही एरोमेटिक होंगी, ये दोनों ही एरोमेटिक होंगी। और ऐसे डाईपोलर आयंस हैं तो ये क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करती है, ये क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करती है। और इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज देखें तो ये एक पोलर कंपाउंड होती है, ये पोलर नेचर के होते हैं, दैट मींस इनका हाई डाइपोल मूवमेंट होता है, इनका हाई डाइपोल मूवमेंट होगा। और इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी कि ये आइसोमर होती है नेफ्थलीन की, इट इज एन आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर याद है, 2 बेंजीन रिंग को आपस में ऐसे जोड़ देते हो, ये नेफ्थलीन होती है। तो ये जस्ट हमने एडिशनल प्रॉपर्टीज पूरी एज्यूलीन की पढ़ ली है। अब हम इस क्वेश्चन में, अब आपको देख के समझ में आ गया होगा ये एरोमेटिक होगी क्योंकि सारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, तो ये मिल गया हमें एरोमेटिक सिस्टम। देन यहाँ पे 2 7 मेंबर की रिंग को ज्वाइन कर रखा है और जोड़ दिया है 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पे 6 है इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं बनेगा, ये तो हम काट ही देंगे। इसके बाद ये बना दिया हमने, फुलवीन बनाया है इसे,
अगर इसको एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन देते हैं, इसमें बॉन्ड शिफ्ट करो, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप कहो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है तो कुछ खास स्टेबलाइजेशन नहीं होता, ये तो एरोमेटिक बन जाती है, लेकिन ओवरऑल हमारा पॉजिटिव चार्ज कुछ खास स्टेबलाइज्ड नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन एरोमेटिक ही कहते हैं। इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक की तरह ही काउंट किया था, जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये जो बेंजीन रिंग है उसमें यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग, दैट मीन्स ये क्या है, इंडोल है, ये इंडोल है, और इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहे होंगे, तो यहां से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 8 9 10, ओवरऑल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सिस्टम एरोमेटिक होगा, तो ये सिस्टम एरोमेटिक होगा, तो ये वाला भी टिक करो। फिर उसके बाद ये है 10 एज्यूलिन सिस्टम, ये 10 एन्यूलिन सिस्टम है, और इसमें ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी केमिस्ट्री हम देखते हैं अलग से, इसकी केमिस्ट्री अलग से देखते हैं। देखिए ये हमने जो 10 एन्यूलिन सिस्टम अभी पढ़ा, इसमें इसका स्ट्रक्चर जैसे कि देखें आप, ये 10 एन्यूलिन हो गए, इसमें कहते हैं कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ की जो बीच में हाइड्रोजन्स हैं इनका हिंड्रेंस लग जाता है, और इस हिंड्रेंस की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाती है, इन हाइड्रोजन्स के हिंड्रेंस की वजह से नॉन प्लेनर हो जाएगी, तो ये एरोमेटिक नहीं रह जाती, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाती है, क्योंकि हिंड्रेंस लग गया, प्लेनैरिटी ही लूज हो गई। तो इसका पढ़ा जाता है एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पढ़ते हुआ, इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं, यहां पे वही पूरी की पूरी रिंग बना दो, और ये बीच में जो हाइड्रोजन हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे ना, उसकी जगह खींच के ऊपर एक हम हेट्रोएटम लगा देते हैं, मान लो CH2 लगा दें या NH लगा दें या ऑक्सीजन एटम। इस केस में अब हम कहते हैं कि ये हेट्रोएटम, ये तो sp3 है, अब आप कहोगे sp3 है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग प्रेजेंट है, इतनी ये जो रिंग है ना 10 मेंबर की, ये प्लेनर हो जाती है, ये तो आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, जो कि हमारा रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, जो हमने आउट ऑफ द प्लेन एटम्स बनाए हैं ना, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, तो ये जो रिंग है ना 10 मेंबर की, ये प्लेन में हो जाती है, और ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आप कहते हो कि ये एरोमेटिक होगा। तो कभी भी अगर उसको जोड़ करके हमें हाइड्रोजन को, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसी भी हेट्रोएटम से आपने जोड़ दिया है, तब आप कहोगे कि एरोमेटिक है। ऐसे केसेस में ये हाइड्रोजन रिपल्शन करेंगे, नॉन प्लेनर सिस्टम होगा, इसका कहोगे ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये एरोमेटिक नहीं होंगे। ये फिर से आपको नजर आ रही होगी, ये जो सिस्टम है 14 एन्यूलिन वाला, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज एरोमेटिक, तो ये भी एरोमेटिक थी, एक ये वाली मिली 14 एन्यूलिन, एक इंडोल मिला और एक एज्यूलिन, ये टोटल 3 ही इसका आंसर होगा, 3 ही इसका आंसर मेंशन था। तो कुछ बार डाउट होता है कि ये जो फुलवीन है ये एरोमेटिक होनी चाहिए, बट आंसर की में आपको टोटली इसको इनकरेक्ट कहा गया था, और आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया है। फिर हम बढ़ेंगे आगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, देख सकते हो हर साल वो एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कितने सिस्टम एरोमेटिक होंगे। तो ऑप्शंस में ये वाला सिस्टम देखो, ये क्वासी एरोमेटिक है, कार्बोनिल काइंड ऑफ, क्योंकि कार्बोनिल में नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है ही, अगर ये पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाए ड्यू टू रेजोनेंस तो कह देंगे कि ये क्वासी एरोमेटिक होगा। पॉजिटिव है, ये 2 पाई बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। कैसे, ये दो इसके, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिंग हो गई है एरोमेटिक। ये कैसा है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, और हमेशा जितने भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, सारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक काउंट किए जाते हैं, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब ये नेक्स्ट सिस्टम आप देखें, इसको भी वही नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव दो,
इसमें नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव 2। नाइट्रोजन के लोन पेयर ये डीलोकेलाइज हो रहे होंगे, इस नाइट्रोजन के भी डीलोकेलाइज हो रहे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, बाकी तो कहीं है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो sp2 सिस्टम भी है, तो ये दे रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इससे ये सिस्टम बना एरोमेटिक। फिर उसके बाद ये बोरॉन एटम है, ये बोरॉन sp2 तो है, लेकिन इसकी वजह से अब सिर्फ हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में नाइट्रोजन के ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हैं, तो ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा। लास्ट वाला सल्फर के लोन पेयर्स भी डीलोकेलाइज करेंगे, ये थायोफीन बन गया और थायोफीन से ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। तो टोटल कितने हैं, एक ये वाला है 1 2 और 3 एंड 4, 4 हैं ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड दैट कंटेन्स द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता लगाएं, तो जो भी सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस बनाता है, इसके लिए समझो जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एसिड है, मान लो वो प्रोटॉन लॉस कर रहा है, वो बनाएगा क्या, एनायन बनाएगा, जो कि क्या कहते हो, कॉन्जुगेट बेस कहते हो जिसे, और ये एनायन जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें एनायन में नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो इधर पे हम कैसे आंसर करेंगे, देखो इसको हम आगे समझते हैं। जैसे ये सिस्टम है इथिलीन का, ये है इथिलीन का, देन बी में दिया हुआ है एसिटिलीन का, फिर उसके बाद सी में दिया है कार्बन डबल बॉन्ड और इधर पे CH2, यहाँ पे CH2 और डी में CH3। तो प्रोटॉन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहां से ये जाएगा, तो ये जो प्रोटॉन लॉस होगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव, इधर से ये लॉस हो सकता है ये नेगेटिव, यहाँ से ये लॉस हो सकता है इस पे नेगेटिव, ये लॉस होगा इस पे नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज से हम एसिडिटी कैसे बताएं, ये प्रोटॉन वही लॉस होता है जो मोस्ट एसिडिक होता है, जितना ज्यादा ये प्रोटॉन लॉस होगा वो उतना एसिडिक होगा। और हमें ये बात पता है ये जो एसिड बनते हैं ना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसको हम अभी तक कॉन्जुगेट बेस के नाम से पढ़ते चले आ रहे हैं। और ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज की, उस पर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बनती है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इन सभी में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर से आंसर आता। जिस कार्बन से यहाँ पे प्रोटॉन निकाल रहे हो ये sp2 है, और यहाँ एसिटिलीन के केस में sp है जस्ट, और यहाँ पे ये सेंटर वाला तो sp था लेकिन साइड वाले से डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 ही होगा एंड ये sp3 होगा। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एसिटिलीन वाला सिस्टम है ना, इसमें 50% एस कैरेक्टर है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस प्रोटॉन को हम कहेंगे कि ये एसिडिक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्टेबल यहाँ सबसे ज्यादा है, स्टेबल सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स उसमें परसेंटेज एस ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एसिडिटी उस प्रोटॉन की ज्यादा रही होगी। तो ऑप्शन होगा एसिटिलीन वाला प्रोटॉन विच इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस बतानी है। तो ये तो ब्रिज हेड वाला सिस्टम एक तो हमें मिल गया, तो ये तो लास्ट में आएगा। ब्रिज हेड वाला जहां पे लिखा है ना, ये तो लास्ट में कर दो, तो ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन लास्ट है अगर, तो सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, तो ए काट दो और बी काट दो। अरे ये तो सारे ही ऑप्शन कट गए, सारे ही ऑप्शन कट गए भाई, लो सीधा आंसर आ गया, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम देखें अगर, तो जो फर्स्ट वाला सिस्टम है ये कार्बोकेटायन में यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है और एक फिनाइल रिंग है, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है, प्लस फिनाइल रिंग का रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी।
इस सेंटर पे क्या है कि ये sp2 है और ये ब्रिज हेड है, sp2 है और ब्रिज हेड है, तो ये सिस्टम लीस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है। उसके बाद यहाँ पर कार्बोकेटायन में ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 रहे होंगे, ये CH3 है, तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पर सीधा सीधा एक रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन है। तो जो मोस्ट स्टेबल होगा ना यहाँ रेजोनेंस और हाइड्रोजन दोनों वाला, तो फर्स्ट वाला तो मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर लीस्ट स्टेबल तो सेकंड वाला होगा। अब बीच में थर्ड और फोर्थ में कहानी आती है। यूजुअली हमें पता है कि जब यूजुअली हम बात करते हैं कि जो रेजोनेंस होता है ना, जनरली जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर कभी भी कोई भी स्टेबलाइजेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से होना, तब ये ज्यादा हो जाता है सिंपल रेजोनेंस से, तब ये ज्यादा हो जाएगा सिंपल रेजोनेंस से। 9 अल्फा हाइड्रोजन जब पूरी पॉसिबिलिटी बनती है तब ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये आएगा थर्ड, इसके बाद एंड देन आ जाएगा फोर्थ। तो ऑप्शन में भी यही दिया होगा आई थिंक, फर्स्ट सबसे ज्यादा, थर्ड, देन फोर्थ एंड देन सेकेंड। यस, दिस इज द राइट आंसर। बाकी इससे ही आपका एलिमिनेट होके आप फाइनल आंसर तक पहुंच चुके थे। अब बढ़ते हैं आगे। जैम 2021 तक हम आ चुके हैं। अमंग द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज एंड आर, दैट मीन्स MSQ है ये MSQ है। अब ये तो हम एक ऑलरेडी पहले पढ़ नहीं चुके, ये तो अभी पूछा हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हो अभी पूछा हुआ था। ये सेम क्वेश्चन आपको जैम 2016 में पूछा था और अगेन ये क्वेश्चन आपको 21 में दोबारा से पूछ लिया है। और तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एंटी एरोमेटिक होगा, 5-5 मेंबर की रिंग की वजह से एंटी एरोमेटिक होगा। देन ये जो नेक्स्ट सिस्टम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन है ये, तो इसमें सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक होंगे। 4n वाले सिस्टम सारे एंटी एरोमेटिक, क्योंकि रिंग 7 मेंबर से छोटी ही है। अगेन ये तो साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये तो आपने सबसे प्यारी छोटी सी साइक्लोब्यूटाडाइन जो कि बहुत अनस्टेबल होती है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एंटी एरोमेटिक होती है। तो ये भी एंटी है, ये भी एंटी है और ये भी एंटी है। लेकिन जो डी वाला सिस्टम है, ये सेंटर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो याद करो जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें मैंने बोला था सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, उसमें अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और उसमें प्लेनैरिटी भी होनी चाहिए। और सिस्टम प्लेनर होने के लिए हर सेंटर जो है अल्टरनेट, या तो उसमें पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तभी हो सकता है। यहाँ पे sp3 सेंटर कहीं आ गया तो वो अब आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और ये सिस्टम sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। और हमें क्वेश्चन में बताना था कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो एंटी एरोमेटिक हैं, तो A है, B है एंड C है। तो इस MSQ सेट का आंसर बनेगा A, B एंड C, ये 3 इसके करेक्ट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन जैम 2022 का। इसमें ये कुछ आपको 10-12 स्ट्रक्चर दे दिए हैं और पूछा है कि द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वही सेम उसका घिसा बेटा अलाप है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड बताओ यार, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बताओ, बस यही पूछता रहता है ढेर सारे स्ट्रक्चर देख के। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हमने इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, टफ शेप का स्ट्रक्चर था और इसमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सिस्टम क्या बन गया था, 8 मेंबर की रिंग की वजह से नॉन प्लेनर था और ये नॉन एरोमेटिक हो गया था। ये नॉन एरोमेटिक हमें बताने हैं एरोमेटिक वाले, तो ये काट दो। देन अगेन ये तो अभी हमने देखा, ये तो अभी देख के आए हो, अभी देख के आए हो ये, और ये कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे sp3 सेंटर है। देन अब यहाँ कार्बोनिल है और रिंग है, तो ये इसमें चेक किया जाएगा क्वासी एरोमेटिसिटी, इस पे पॉजिटिव बनाओ। तो ये जो 7 मेंबर की रिंग है इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगी एरोमेटिक, ये मिल गई एक हमें। उसके बाद ये 10 एन्युलीन है, लेकिन आप देख सकते हो मॉडिफाइड वाली नहीं,
10 एन्यूलीन है, मॉडिफाइड वाली नहीं, यहाँ हाइड्रोजन्स हिंड्रेंस कर रहे होंगे, तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर ही रहेगा और नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। अगर इसको एरोमेटिक बनाना था ना तो इसे क्या करना पड़ता, बीच में इसको क्या करना है, इधर पे ये बना दो, ये बना दो, ये एक हमें ऐसे कोई सेंटर जोड़ना होता, तब हम कहते कि ये एरोमेटिक बनती। वो हाइड्रोजन्स हटाने पड़ते आपको, तब ये एरोमेटिक बनती, ये नहीं होगी एरोमेटिक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी तो पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सारे कंपाउंड्स पूछे हुए हैं, जैसे कि ये हमने अभी जो देखा, आप देख सकते हो ये जैम 2017 में पूछ चुका है इसी तरीके का सिमिलर, जो कि क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड था। ये वाला सिस्टम भी कैसा हो जाएगा, दिस विल बी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर है, ये 2 पाई बॉन्ड्स और हो जाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, दिस विल बी एरोमेटिक। और ये है फ्यूरान, फ्यूरान में ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है, एरोमेटिक है। देन ये तो भाई साइक्लिक ही नहीं, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं आएगी। और ये तो साइक्लोब्यूटाडाइन, अभी हमने देखा, अभी जस्ट देख के आए हो कि ये सिस्टम कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद ये 3 मेंबर की रिंग में नेगेटिव लगा दिया, भाई पॉजिटिव चाहिए होता है 3 मेंबर की रिंग को, नेगेटिव के साथ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर एंटी एरोमेटिक होगी। उसके बाद ये है जैसे पिरिडीन होती है वही ऑक्सीजन लगा दिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, लेकिन इस रिंग में हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो मिल रहे हैं, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी। फिर ये अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसके जो लोन पेयर्स हैं दोनों में ही डबल बॉन्ड साथ में जोड़ दिया, दोनों के ही कैसे होंगे, दोनों के ही लोकेलाइज्ड होंगे, तो हमें यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये सिस्टम एरोमेटिक ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला सिस्टम दे दिया है हमें, इस सेंटर में आप देखो बस 1 पाई बॉन्ड लगाना ये भूल गया, जिसकी वजह से ये सेंटर sp3 हो गया, और sp3 आ गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो कितने एरोमेटिक मिले, एक तो यहां मिला, ये इसके बाद ये तो नॉन था, फिर उसके बाद 1 2 3 और कहाँ मिला, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, टोटल 5 कंपाउंड है एरोमेटिक। तो 5 इस NAT सेट का आंसर होगा, 5 इस NAT सेट का आंसर होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। जैम 2023 का करेक्ट स्टेटमेंट इज एंड आर द ट्रांस में 4 टर्शरी साइक्लोहेक्सेनअमीन इज मोर बेसिक देन द सिस आइसोमर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है भाई, साइक्लोहेक्सेनअमीन, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाओ, ट्रांस पे 4th पोजीशन पे बोल रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाओ, और 4th पे ये है तो 1 पे क्या रहेगा, ये अमीन ग्रुप को बोला है और ट्रांस है, तो ये पीछे की तरफ, एक आगे है तो दूसरी पीछे की तरफ होगी, या उल्टा भी कर सकते हो, एक को आगे या एक को पीछे, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। आगे इसको ऐसा नहीं चाहते तो इसको हम क्या करें, या तो इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे की तरफ कर लो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब इन दोनों का प्लेन ऑपोजिट होना चाहिए। कंपेयर करना है इसे किससे, इसको कंपेयर करना है इसके सिस आइसोमर से, मतलब दोनों ही सेम साइड में, दोनों ही सेम साइड में है, तो कंपेयर करें अगर, तो इसके लिए हमें साइक्लिक सिस्टम ड्रॉ करना होगा। इसका जो साइक्लिक सिस्टम हो जाएगा, ये NH2 ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमें अबव द प्लेन ही रखना होगा। NH2 है, ट्रांस जा रहे हैं तो इसको हमें नीचे लेके आना होगा, ये NH2 आ जाएगा। और इसका अगर सिस आइसोमर है तो सिस में ये अगर हमने इक्वेटोरियल में रखा है, दोनों सेम साइड में होने चाहिए, तो ये NH2 आ जाएगा। एसिडिटी में क्या होगा, हमें इस आइसोमर्स की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। बेसिक स्ट्रेंथ में अगर ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके ये बना लेगा टर्शरी ब्यूटाइल, और इधर पे NH3 पे पॉजिटिव, और सेम यहाँ पर भी ये टर्शरी ब्यूटाइल और ये NH3 पे पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो ये जो सिस्टम बना है ये एक्सियल पोजीशन पे है और ये इक्वेटोरियल पे,
ये वाला स्टेबल होगा। और एक्सियल पे इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन लगेंगे, इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस लग रहे होंगे, तो ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा और अनस्टेबल है। ये लेस बेसिक भी होगा। तो ऑप्शंस में देखो तो ये ट्रांस वाला जो सिस्टम होगा ये मोर बेसिक होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट में है 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो इसमें 2,6 में डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो ये बनाया बेंजोइक एसिड, और 2 पे OH है, 6 पे OH है, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका सैलिसिलिक एसिड से बोला है, सैलिसिलिक एसिड में COOH है और ये OH है। इन जनरल जब आप एसिडिटी देखते हो ना, तब ये कहते हो कि हम प्रोटॉन हटा दें, तो ये प्रोटॉन हटाओगे, इधर नेगेटिव, इधर पे भी नेगेटिव, और नेगेटिव को कहते हो कि जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल। पर ये कहानी बेंजोइक एसिड के साथ नहीं चलती, क्योंकि इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं दे आर द मोस्ट एसिडिक वंस, और जितने ज्यादा ऑर्थो पे आपके ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है। क्या कहा मैंने आपको अभी, वो लाइन आप नोट करके लिख लो कि ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर द मोस्ट एसिडिक वंस, दे आर द मोस्ट एसिडिक वंस। तो जितने ज्यादा ऑर्थो आइसोमर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आप इसमें गलती कहाँ कर सकते थे कि ये सोच के कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव को स्टेबलाइज करता है, तो ये तो डोनर है, जितने कम डोनर लगाएंगे उतना ज्यादा स्टेबल, तो आप इसको ज्यादा स्टेबल करते। लेकिन बेंजोइक एसिड है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग जाती है, और जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम नेगेटिव चार्ज आने से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा जितने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यस इट इज मोर एसिडिक देन द सैलिसिलिक एसिड, तो यस इट इज करेक्ट। देन बोला है pKa वैल्यू, pKa यानी कि बेसिसिटी, pKa यानी कि बेसिसिटी ऑफ सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। इसको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन है और 1,3 डाइऑल है। नेक्स्ट पेज पे देखें इसे, अगर हम इसको ऐसे साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म ही ड्रॉ कर ले, सी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 पे और 3 पे दोनों सिस पोजीशन पे OH है, सिस में है, दोनों सेम साइड पे चले जाएंगे। उसके बाद बोला है देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर, इसी का ही अगर हम ट्रांस ड्रॉ कर दें तो एक OH ऊपर की तरफ, एक OH नीचे की तरफ, ये बना दिया हमने ट्रांस वाला आइसोमर, ये बनाया था हमने सिस वाला आइसोमर। तो अगर हम इसकी Ka वैल्यू चेक करें और एक प्रोटॉन लॉस करा दें, इसका अगर हम प्रोटॉन लॉस करा दें तो इस पे O पे माइनस और ये OH, इधर पे जब प्रोटॉन लॉस कराओगे तो ये OH और मान लो ये है O माइनस, इसका भी हमने प्रोटॉन लॉस कराया। तो स्टेबिलिटी देखो किसकी ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हम Ka वैल्यू बताते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी हम चेक कर रहे हैं। तो Ka किसकी ज्यादा होगी, Ka ज्यादा होगी सिस वाले की एज कंपेयर्ड टू ट्रांस। लेकिन पूछा है pKa वैल्यू, तो सिस वाले की कम होगी और ट्रांस वाले की ज्यादा होगी। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ कोई इन दोनों में इंट्रैक्शन नहीं लगेगा, सिस में ही इंट्रैक्शन होगा। ये स्टेबल है, एसिडिक ज्यादा होगी तो ये बेसिक कम होगी, pKa इसकी कम रही होगी। तो बोला है क्या कि pKa इसकी ज्यादा है, नहीं, इसकी Ka ज्यादा है, pKa कम होगी, तो C नहीं होगा आंसर। फिर कहता है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2,4,6 एक को में बोला है कि बेंजोइक एसिड है पहले या फिनॉल, पहले फिनॉल रखा है 2 पे 4 पे और 6 पे बोला है नाइट्रो ग्रुप लगा दो, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। उसके बाद इसे कंपेयर कराया है 2,4,6 पे नाइट्रो ही है
246 पे नाइट्रो ही है और ये बेंजोइक एसिड है। तो इसके लिए हमें पूछा है क्या कि मोर एसिडिक कौन सा होगा। एसिडिटी, एसिडिटी अगर देखें तो देखो पहली बात तो ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड की हमने बात करी थी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट स्टेबल होते हैं। और वैसे भी एसिड में बात करते हैं, कभी भी अगर एसिडिटी की बात आती है ना, एसिडिटी की बात आती है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर्ड टू फिनॉल। और साइड ग्रुप्स दोनों के केसेस में सेम है, साइड ग्रुप्स दोनों के ही केसेस में सेम है। तो जो एसिडिटी होगी ना Ka वैल्यू कार्बोक्सिलिक वाले की ज्यादा होगी क्योंकि साइड ग्रुप्स दोनों के ही सेम लगे हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि फिनॉल वाला मोर एसिडिक होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आंसर की में भी इसके दो आंसर मेंशन थे, इसमें कंफ्यूजन हुआ था। तो आंसर की में अगर जिसने ए और बी आंसर किया था उसको भी करेक्ट माना था और जिसने ए बी और डी करेक्ट किया था उसको भी सही माना था। वैसे एक्चुअल में इसके सिर्फ ए एंड बी ही सही होंगे, ए एंड बी ही करेक्ट होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जैम 2024 तक आ चुके हो आप। फिर उसके बाद इसमें पूछा है एसिडिटी ही पूछी हुई है ऑफ द हाइड्रोजन शो, यही हाइड्रोजन निकालना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। हर हाइड्रोजन को निकाल कर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो अब चेक करेंगे फर्स्ट वाले की, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल रहा है, ये एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, खत्म कहानी। उसके बाद ये मिल गया हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक सिस्टम और ये है बेंजीन पे पॉजिटिव, सॉरी बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। ये सिस्टम तो हाईली अनस्टेबल है भाई, हाईली अनस्टेबल है। लेकिन आप हाईली की जगह सिर्फ अनस्टेबल लिखो क्योंकि टक्कर देने वाला इसको एंटी एरोमेटिक अभी प्रेजेंट है, टक्कर देने वाला एंटी एरोमेटिक प्रेजेंट है, इसको लिख लो हाईली अनस्टेबल। वो अनस्टेबल है लेकिन एंटी एरोमेटिक की तो बात ही अलग है भाई, वो तो सबसे पीछे आते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। और यहाँ ये 7 मेंबर की रिंग है जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होना तो चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन प्लेनैरिटी लूज करने की वजह से नॉन प्लेनर होते हैं। और कभी भी स्टेबिलिटी जो होती है, कभी भी अगर स्टेबिलिटी बतानी हो तो वो एरोमेटिक की सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की, और एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे आते हैं उस लाइन में। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक सेकंड वाला, उसके बाद नॉन एरोमेटिक फोर्थ वाला, और ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला तो अनस्टेबल है, जिसमें से ज्यादा अनस्टेबल फर्स्ट है तो ये लास्ट में आएगा, तो बीच में आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो 2 4 3 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। कहीं दिख रहा है क्या 2 4 3 1, ये रहा सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका जैम 2024-25 का लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो पहला स्ट्रक्चर है फ्लोरोमीथेन का, तो मीथेन CH4 में एक फ्लोरीन लगाना है और ये CH3 लगाना है। देन मीथेनॉल, इसमें या इसको ऐसे लिख लो, इसको लगा लो CH3 और F, फिर इसमें लिख लो मीथेनॉल को CH3OH, देन लिख लो क्लोरोमीथेन Cl, क्लोरो और मीथेन CH3Cl, और लिखो फिर डाई मिथाइल ईथर, ये लिख लिया हमने डाई मिथाइल ईथर। अब इसके लिए देखो फर्स्टली कंफ्यूजन कहाँ आती, देखो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछा था तो इसके लिए चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन कॉमन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे ग्रुप की जितनी ज्यादा उतना ही हम कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें भी वही नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, और यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन इसमें डाई इलेक्ट्रिक आपका बैलेंस हो जाता है, ये तो लास्ट में आएगा। कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की और फिर ऑक्सीजन की, होना तो चाहिए फ्लोरीन वाले का, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। तो वही होता है यहाँ कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ तो करता है, लेकिन क्लोरीन का बड़ा साइज होता है तो ये ज्यादा विथड्रॉ कर लेगा। तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट क्लोरीन का ज्यादा बढ़ जाता है और इसका थोड़ा उससे कम होता है। तो इसीलिए जो क्लोरो, या अगर सिर्फ स्ट्रक्चर से देखो तो डाइपोल मूवमेंट CH3Cl का ज्यादा होता है, फिर CH3F। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कम है तो ये OH वाला इसके बाद, और इसमें तो दोनों में सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से डाइइलेक्ट्रिक कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईथर तो लीस्ट डाइपोल मूवमेंट रखता है। ये होगा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर, ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। तो कंफ्यूजन बस इधर ही आई थी। गलत क्यों हुआ था कि फ्लोरो वालों को आधे बच्चे ने सही कर दिया था, फ्लोरो को आधे बच्चों ने आगे रख दिया था, जो कि नहीं होगा, और आंसर कर दिया था बी ऑप्शन टिक। बी नहीं सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो आप रीजन पढ़ते हो वही यहाँ पे अप्लाई होता है, और क्लोरो मीथेन की जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा निकल के आती है एज कंपेयर टू फ्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन टॉप पे, देन फ्लोरो, देन मीथेनॉल, देन डाई मिथाइल ईथर। डाई इथाइल है, डाई मिथाइल ईथर है। ओके अच्छा, डाई मिथाइल है ना, तो ठीक लिखा, डाई मिथाइल ईथर है, सही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड ये बनेगा हमारा करेक्ट ऑर्डर, ये बन जाएगा करेक्ट ऑर्डर। तो इधर हमने कंप्लीट जितने क्वेश्चंस थे जनरल ऑर्गेनिक के, एरोमेटिसिटी के, एसिड बेस केमिस्ट्री के, सभी का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।